हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो हमने आपको कुछ थियरी टर्म्स बताए थे, अब उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स हम लोग देखते हैं। ठीक, अभी पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि magnitude of R is equal to 2 times magnitude of A is equal to 2 times magnitude of B. Then find the angle between A and B. Find theta. Find theta. The angle between A and B. A और B के बीच का एंगल थीटा हमें फाइंड करना है। तो देखो, हमने आपको बताया था क्या होता है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और थीटा। ये बताया था। अब हम यहां से क्या करते हैं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू x। अगर A को x लिया तो B भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ B इज आल्सो x, देन मैग्नीट्यूड ऑफ R ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या 2 टाइम्स A है 2 टाइम्स B है, ये 2x हो गया। सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए। देन फ्रॉम 1 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये 2x का इधर कर दिए माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से मिल गया आपको ये 2x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब मिल गया आपको cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 में cos की कौन सी वैल्यू किस थीटा के लिए होता है, cos 0 डिग्री, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेवल वाला सेम है। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B ये गिवन है। कहता है एंगल बिटवीन A एंड B फाइंड करना है। तो फिर वही तरीका, R की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू x मान लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, R के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कीजिए, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपको मिल गई -1/2। अब ये देखा जाए कि cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है। जैसे ये तो बहुत छोटा सा है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसके हिसाब से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो 90 में क्या ऐड करने पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 90 प्लस 30। ठीक है, यहाँ से cos सब कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री, या इसको अगर रेडियन बदलेंगे 2π/3। ये इसका एंगल बिटवीन A एंड B में मिल गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन कहता है कि ए वेक्टर ए आपको दिया गया है 30 मीटर एट द रेट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन भी दी गई है, और वेक्टर भी दिया गया है 30 मीटर एट द रेट ऑफ 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो कहता है फाइंड ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में दिया हो तो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब ये एंगल ईस्ट से बनेगा। इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री बनाते हुए एक वेक्टर बना दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। इसका मैं लेंथ कितना है 30 मीटर। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए बन गया। ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब बी क्या है 37 डिग्री एट द रेट 30 मीटर एट द रेट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलिए अब हम दूसरा वेक्टर बनाते हैं। क्या है, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री। तो ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, इसका मतलब 37 डिग्री बनाते हुए एक वेक्टर बना दीजिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है जितना ए का है। ये हो गया बी और इसका भी कितना है 30 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी कैसे निकलता है, ये भी बेटा 37 डिग्री। ठीक है, जब दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं तो हमें क्या, कौन सा लॉ फॉलो करना होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचा और इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर खींचा। तो जो ये हमारा वेक्टर होगा, ये यही हमारा आर होगा, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब देखा जाए ये अगर आर है तो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है, ये है 74 डिग्री। ठीक, फिर हमें वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। चलिए अब हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी मिल गया, उसके बीच का एंगल मिल गया। तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये तो हो गया 30 का स्क्वायर प्लस ये भी 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू कॉस। अब देखिए कॉस 74 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, कॉस 74 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कॉस 2 इंटू 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 900 प्लस 900 1800। अब देखिए यहां पे क्या है, अब यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 1, ये हो गया 1800 प्लस 1800। अब देखिए अब हमें cos 37 डिग्री की वैल्यू पता है, क्या होती है 4/5। ये आपको याद रखना पड़ेगा, cos 37 sin 37 sin 37 की वैल्यू 3/5, cos 37 की डिग्री 4/5 18 डिग्री, ये सारी वैल्यू आपको पता रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1800 प्लस 1800, ये हो गया
16 to 32 माइनस 25 अपॉन 25, इसको कट कर दीजिए। 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 5 7 35, 5 10 72, 1800 प्लस 72 इंटू 7, 14 504 2304। अब ये देखा जाए तो किसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकालोगे तो देखिएगा क्या आता है, ये आएगा 48। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए प्लस बी वेक्टर। ये हमारा क्या है, ए प्लस बी वेक्टर, यही हमारा फाइंड करना था। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। देखिएगा, इससे हम लोग क्या पता करेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। अब हम चाहते हैं कि हम जेड एक्सिस का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, जेड एक्सिस का डायरेक्शन किधर होगा। अब जेड एक्सिस डायरेक्शन किधर हो सकता है, क्योंकि तीनों एक्सिस क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, तो एक्स और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो या तो जेड एक्सिस ऐसा हो सकता है बाहर की तरफ, या जेड एक्सिस अंदर की तरफ हो सकता है। दो ही केस पॉसिबल है। अब वो पता कैसे चलेगा कि जेड एक्सिस कहां होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। तो देखो, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बताता है कि मैक्सिमम ऑफ फिजिक्स में देखोगे राइट हैंड रूल ही एप्लीकेबल होता है, राइट हैंड रूल ही अप्लाई किया जाता है। अब देखो, हमें जेड एक्सिस का डायरेक्शन पता करना है, जेड एक्सिस किधर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे रख लें, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रख लें, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रख लें। अब वाई एक्सिस जिधर है उधर की तरफ फिंगर को रोटेट करें, कर्ल करें। तो जिस डायरेक्शन में ये आपका थंब होता है वो आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है अगर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस हमारा ऊपर की तरफ है, हमने फिंगर को कर्ल किया ऐसे, तो जेड एक्सिस किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। अब हमें इस प्लेन में दिखाने के लिए जेड एक्सिस को या तो क्या करना पड़ेगा, या तो डॉट लगाना पड़ेगा, या हम क्या कर सकते हैं, जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। ये मतलब है ऐसा बाहर की तरफ। ठीक, तो ये हमारा जेड एक्सिस का डायरेक्शन फाइंड करने का एक तरीका है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब अगर हमें जेड एक्सिस फाइंड करना हो तो हमने क्या बताया है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फिंगर्स को करिए और रोटेट करना है उसको वाई एक्सिस की तरफ। अब ये भी देखो, इसमें भी क्या हो सकता है कि अगर हम ऐसे भी करके ऐसे रोटेट हो सकते हैं, ये भी कह सकता है भाई कोई बच्चा हमने इस तरह ऐसे फिंगर्स किया और ऐसे रोटेट किया तो भी वाई एक्सिस की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो तब तो जेड एक्सिस अंदर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो एंगल लेना है जो छोटा होगा। तो अब बताओ, ये एंगल छोटा है या ये एंगल छोटा है या इतना घूम के जाने पे छोटा है, तो जाहिर सी बात ये छोटा है। तो जो छोटा होगा वही उधर से हम जेड एक्सिस को पता करेंगे। ठीक, अब यहाँ की बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि अब दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे एक्सिस रखें, एक्सिस के डायरेक्शन फिंगर्स को रखें और ऐसे कर्ल करके यहाँ तक लाएं, इसका मतलब हमें चलना कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा। या तो दूसरा तरीका ये है कि हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसे उंगलियां रखें और कर्ल करके यहाँ ले आए वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हमें इतना ही चलना पड़ा। तो किसमें कम चलना पड़ा, इस वाले केस में। इस वाले केस में देखा जाए तो हमारा
फिंगर्स एक्स की डायरेक्शन में, कर्ल किया y एक्सिस की डायरेक्शन में, थंब किधर हो गया अंदर की तरफ, इसका मतलब हमारा z डायरेक्शन क्या होगा अंदर की तरफ होगा। अब अगर z डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो उसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो हम क्रॉस से डिनोट कर दें या तो हम क्या करेंगे कि इसको यहां रिप्रेजेंट कर दें। इसका मतलब ये अंदर की तरफ है, ठीक है। एक और देख लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लिया अब आपको यहां पे z एक्सिस दिया हुआ है और ये x एक्सिस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है y एक्सिस का डायरेक्शन बताइए। आपसे y एक्सिस का डायरेक्शन पूछ रहा है। अब बताओ कि z एक्सिस कब मिलेगा, जब x की तरफ x से y की तरफ रोटेट करेंगे तब z मिलना चाहिए। तो अब या तो y इधर हो सकता है या y इधर हो सकता है, ठीक है। मतलब या तो y इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो अंदर की तरफ हो सकता है, दो ही केस बन सकते हैं हमारे। तो अगर हमने ऐसे रखा और y एक्सिस इधर हुआ तो इसका मतलब है हाँ, अगर x एक्सिस y एक्सिस अंदर की तरफ हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस को ऐसे रखना पड़ेगा, फिंगर्स को ऐसे रखना पड़ेगा और y एक्सिस की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, तो z एक्सिस इधर होगा। अब इसका अपोजिट देखते हैं क्योंकि ये तो सही केस है। अपोजिट देखते हैं कि हमने क्या किया, x एक्सिस की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और y एक्सिस की तरफ रोटेट किया, तो z किधर होना चाहिए अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन यह है तो ये ऊपर, इसका मतलब हमारा z कहां होगा, इसका मतलब z हमारा इधर, y एक्सिस किधर होगा इधर होगा, तभी तो हम ऐसे रोटेट करेंगे। ऐसे रोटेट किया तो ये z एक्सिस ऊपर तरफ मिलेगा हमको, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिससे हम लोग किसी दो एक्सिस गिवन है तीसरे एक्सिस को पता कर सकते हैं। नोट कीजिएगा फिर आगे चलो। अब देखिए, अब हम देखना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया है, अगर यहाँ पे किसी भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। अब जैसे मान लिया कि एक हमने वेक्टर बनाया, एक हमने वेक्टर क्या बनाया, ये हमने एक वेक्टर बना दिया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखें क्या है ये। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप होता है। तो अब यहां पे देखा जाए इस वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है कि वेक्टर है क्या। तो देखो एक्स एक्सिस पे हम कितना गए हैं 1 2 इतना ही गए हैं, इसका मतलब है 2 मैग्नीट्यूड हो गया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया आई कैप, ये हो गया 2 आई कैप, ठीक। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कितना गए हैं 1 2 3, तो प्लस 3 जे कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर देखा जाए तो ये बेसिकली है क्या, अगर इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हम करें, एक कंपोनेंट हमको मिलेगा ये और दूसरा कंपोनेंट हमको मिलेगा ये इसका क्या है रिजल्टेंट है, इसीलिए तो हमने क्या 2i + 3j कैप, तो ये हमारा क्या हो गया वेक्टर, इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। अब एक दूसरा वेक्टर का हम मान लें कि x डायरेक्शन में हमने 2 चला, y डायरेक्शन नेगेटिव y डायरेक्शन में 2 चलते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे हम x डायरेक्शन में +2 चले और y डायरेक्शन में -2 चले, तो ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर को
और इस वेक्टर, ये वेक्टर होगा क्या, ये वेक्टर होगा x डायरेक्शन में आप कितना गए 2i कैप, y डायरेक्शन में आप नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं 2j, तो नेगेटिव जाने का मतलब माइनस 2j कैप। तो ये हमारा क्या है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर z रहेगा तो यहीं पे एक j कैप आ जाएगा, k कैप आ जाएगा, i j k। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा अगर किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर ये हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई वेक्टर एक रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, जैसे हमने एक वेक्टर ए बनाया, अब इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे जो इस क्यूबॉइड के 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे देखिएगा, हमने क्या किया, जैसे इस ए का एक कंपोनेंट किया तो कौन सा वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया AX। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका दूसरा कंपोनेंट निकाला, तो ये होगा, ये क्या है AY, और इसका तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, इसका नाम होगा AZ। तो ये वेक्टर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है इस क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो यहां से जो वेक्टर ए हमारा होगा वो होगा क्या, ये हो जाएगा AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, क्योंकि हमें पता है ये तो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है हमने, और उसका डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन में I कैप, y डायरेक्शन में J कैप, Z डायरेक्शन में K कैप। अब यहां से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I के कंपोनेंट का स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट का स्क्वायर AZ स्क्वायर। ये इसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हमें इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए का यूनिट वेक्टर, ये होता क्या है, ये होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, वेक्टर ए तो हमें क्या दिया था, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप अपॉन रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका डायरेक्शन। इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे, नोट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कीजिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।